जय हिंद। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को रेटिफाई किया गया इन बॉम्बे। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को रेटिफाई किया और 9 अगस्त 1942 को सभी टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया एंड दे वर टेकन टू अननोन डेस्टिनेशन। एक तरफ लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, दूसरी तरफ कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और लार्ज असेंबलीज को प्रोहिबिट कर दिया गया। हमारे जो लोग हैं वो लीडरलेस हो गए, लेकिन इसके बावजूद उस टाइम के जो यंग लीडर्स थे जैसे अरुणा अशरफ अली, वो कांग्रेस कमेटीज को ऑर्गेनाइज करेंगे, इस मूवमेंट को लीड करेंगे और इस मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए कामकाज करेंगे। एग्जैक्टली क्विट इंडिया मूवमेंट किस तरीके से स्प्रेड हुआ उसके बारे में आज अपन डिटेल में बातचीत करेंगे। देखेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान किन किन अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ को अंडरटेक किया गया। बात करेंगे कि कौन कौन सी पैरेलल गवर्नमेंट्स को फॉर्म किया गया इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और फाइनली देखेंगे कि मास पार्टिसिपेशन का एक्सटेंट क्या था। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट के बारे में। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पब्लिक ने किस तरीके से अपना रोल प्ले किया, और गांधी जी ऑलरेडी कॉल दे चुके थे डू और डाई का। गांधी जी बोल चुके थे करो या मरो, और पब्लिक इस स्लोगन को फॉलो करेगी। पब्लिक जो है वो सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी को अटैक करेगी, वो गवर्नमेंट के सिंबल्स को अटैक करेगी। पब्लिक जो है पब्लिक बिल्डिंग्स के ऊपर ज़बरदस्ती नेशनल फ्लैग्स को हॉइस्ट करेगी। सत्याग्रही जो हैं वो खुद को ऑफर करेंगे फॉर द अरेस्ट। ब्रिजेस को ब्लो अप किया जाएगा, मतलब कम्युनिकेशन के लाइंस को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। रेलवे ट्रैक्स को रिमूव किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा। टेलीग्राफ की लाइंस को काट दिया जाएगा। और ये जो एक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा इंटेंसली देखने को मिलेगी ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंस में और बिहार में। स्पेशली ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार में पब्लिक जो है वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेगी इस क्विट इंडिया मूवमेंट में। एक तरफ पब्लिक सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी को अटैक कर रही है, पब्लिक बिल्डिंग्स के ऊपर नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट कर रही है, और दूसरी तरफ पब्लिक जो है वो कम्युनिकेशन के लाइंस को डिस्ट्रॉय कर रही है। पब्लिक अपना रोल प्ले कर रही है, तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, वो रिलीज में पार्टिसिपेट करेंगे, वो इलीगल न्यूज शीट्स को, पत्रिकाज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इन पत्रिकाज में बात की जाएगी क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। बात की जाएगी कि हमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, बात की जाएगी कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें रिप्रेस कर रही है, सप्रेस कर रही है। स्टूडेंट्स बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। और तीसरी तरफ अगर देखें तो वर्कर्स जो हैं वो लंबी चौड़ी स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज करेंगे इन अहमदाबाद, बॉम्बे, जमशेदपुर, अहमदनगर, पूना, मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे वहाँ पे वर्कर्स भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे इस क्विट इंडिया मूवमेंट में और लंबे चौड़े स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। एक तरफ पब्लिक अपना रोल प्ले कर रही है, सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी को अटैक कर रही है, पब्लिक बिल्डिंग्स के ऊपर नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट कर रही है, कम्युनिकेशन के लाइंस को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स जितना उनकी कैपेबिलिटी में है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रैलीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। और तीसरा वर्कर्स जो हैं वो लंबे चौड़े स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज करेंगे इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। पब्लिक अपना काम कर रही है, स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं, वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं, और इसी दौरान बहुत सारी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेंगी। गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि जितने भी लीडर्स थे जो कि लीड कर सकते थे उन सबको अरेस्ट कर रही थी और अननोन डेस्टिनेशन पे ले जाके रख रही थी। तो बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड चले जाएंगे, वो छुप जाएंगे और अंडरग्राउंड रह के वो अपनी एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत करेंगे। मेन लीडर्स जो कि अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे उनके नाम क्या हैं? राम मनोहर लोहिया, जो कि आगे चल के बड़े प्रोमिनेंट लीडर बनेंगे। जयप्रकाश नारायण, जो कि आगे चल के बहुत बड़े लीडर बनेंगे। अरुणा अशरफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, आरपी गोयनका, ये वो मेन लीडर्स थे जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको लीड करेंगे। और इसमें 2-3 नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अरुणा अशरफ अली, उषा मेहता और सुचेता कृपलानी। विमेंस के रोल पे खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बातचीत की जाती है, ऐसे में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहली बार विमेंस जो हैं वो लीडरशिप रोल में दिखाई दे रही हैं इन दी मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में अरुणा अशरफ अली, उषा मेहता, सुचेता कृपलानी ये लीडरशिप के रोल में कामकाज करेंगी।
इन नामों को याद रखो, कभी कोई पूछ ले कि रोल ऑफ वीमेन के बारे में लिखो तो इनके बारे में लिखना। उषा मेहता जो है वो एक अंडरग्राउंड रेडियो की शुरुआत करेंगी इन बॉम्बे। अपने आप में इंपॉर्टेंट काम था ये, मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए उषा मेहता जो हैं वो अंडरग्राउंड रेडियो की शुरुआत करेंगी। कहाँ से करेंगी? बॉम्बे से शुरुआत करेंगी। पब्लिक अपना रोल प्ले कर रही है, सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी को अटैक कर रही है, कम्युनिकेशन के लाइंस को डिस्ट्रॉय कर रही है। स्टूडेंट्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपने लेवल पे स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रैलीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पत्रकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वर्कर्स अपने लेवल पे लंबे चौड़े स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उस टाइम के उतने पॉपुलर तो नहीं, लेकिन हाँ जो यंग लीडर्स थे वो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विमेंस जो हैं वो लीडरशिप रोल में दिखाई दे रही हैं और उषा मेहता जो हैं वो एक अंडरग्राउंड रेडियो की शुरुआत करेंगी। कहाँ से करेंगी? बॉम्बे से करेंगी। एक तरफ ये सारा कामकाज चल रहा है और दूसरी तरफ क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बहुत सारी पैरेलल गवर्नमेंट्स को स्टैब्लिश किया गया। पैरेलल गवर्नमेंट्स को स्टैब्लिश करके मैसेज दिया गया कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं मानते हैं, उसकी बातचीत को, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं, हम खुद केपेबल हैं, हम खुद की सरकार इस्टेब्लिश करेंगे और अपने हिसाब से अपने देश को चलाएंगे। जो सबसे पहली पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई वो कहाँ की गई? बलिया में। बलिया कहाँ पर है? बलिया है यूपी में। बलिया में सबसे पहली फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया। कब किया गया? अगस्त 1942 में। एक हफ्ते के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया। किसने इस्टेब्लिश किया इसको? इसको इस्टेब्लिश किया चित्तू पांडे ने। किसने किया? चित्तू पांडे ने। और ये जो बलिया की पैरेलल गवर्नमेंट है ये बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स को रिलीज करवाएगी। सबसे पहली पैरेलल गवर्नमेंट जो कि इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इस्टेब्लिश की गई। कहाँ की गई? बलिया में की गई। किसने इस्टेब्लिश करी? चित्तू पांडे ने इस्टेब्लिश करी। कब? अगस्त 1942 में। इसके अलावा सतारा में एक पैरेलल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया और ये जो सतारा वाली पैरेलल गवर्नमेंट थी इसको बुलाया जाता था प्रति सरकार। क्या बुलाया जाता था? प्रति सरकार। और इंपॉर्टेंस ये है कि ये सबसे लंबा चलने वाली पैरेलल गवर्नमेंट थी। सतारा वाली जो पैरेलल गवर्नमेंट थी इट वाज द लॉन्गेस्ट पैरेलल गवर्नमेंट। और इसको लीड कौन कर रहा था? इसको लीड कर रहे थे वाईवी चवन, इसको लीड कर रहे थे नाना पाटिल। ये सतारा की पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो विलेज लाइब्रेरीज को स्टैब्लिश करेगी, न्यायदान मंडल्स को स्टैब्लिश करेगी और गांधीयन मैरिजेस को ऑर्गेनाइज करने का काम करेगी। मतलब विलेज के लेवल पे सतारा की पैरेलल गवर्नमेंट खूब सारा कामकाज करेगी। अच्छा, विलेज लाइब्रेरीज, गांधीयन मैरिजेस, न्यायदान मंडल्स, इनको लाइटली मत लेना। यूपीएससी ने तो नहीं, लेकिन हाँ ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं ये तो पूछ लेते हैं कि गांधीयन मैरिजेस जो हैं वो कौन सी पैरेलल गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करवाए थे। कल को यूपीएससी भी पूछ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि जो सतारा वाली पैरेलल गवर्नमेंट है इसने गांधीयन मैरिजेस को ऑर्गेनाइज करवाया, इसने न्यायदान मंडल्स को इस्टेब्लिश किया, इसने विलेज लाइब्रेरीज को इस्टेब्लिश किया और इसको जो सतारा वाली पैरेलल गवर्नमेंट है इसको बुलाया जाता था प्रति सरकार। स्टैब्लिश कब किया गया था? मिड 1943 में और कब तक चली? 1945 तक चली। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पैरेलल गवर्नमेंट। एक पैरेलल गवर्नमेंट को तामलुक में स्टैब्लिश किया गया। तामलुक कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। और ये जो तामलुक वाली पैरेलल गवर्नमेंट है इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर सतीश सामंत। और तामलुक की पैरेलल गवर्नमेंट को बुलाया जाता था जातीय सरकार। क्या बुलाया जाता था? जातीय सरकार। ये जो तामलुक की पैरेलल गवर्नमेंट है ये साइक्लोन रिलीफ वर्क के लिए कामकाज करेगी, ये स्कूल्स के लिए ग्रांट्स को सैंक्शन करेगी, ये अमीर लोगों से लेकर गरीब लोगों के लिए पैडी वगैरह की सप्लाई करेगी, ये विद्युत वाहिनीज को ऑर्गेनाइज करेगी। तामलुक की पैरेलल गवर्नमेंट कब स्टैब्लिश की गई? दिसंबर 1942 में। और कब तक चली? सितंबर 1944 तक। फिर तालचेर उड़ीसा में एक पैरेलल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया गया और ये जो तालचेर वाली पैरेलल गवर्नमेंट थी इसको स्टैब्लिश किया गया अंडर लक्ष्मण नायक। बहुत सिंपल, सबसे पहली पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ स्टैब्लिश की गई? बलिया में स्टैब्लिश की गई। किसके अंडर? चित्तू पांडे के अंडर। जो सबसे लंबा चलने वाली पैरेलल गवर्नमेंट थी वो कहाँ पे स्टैब्लिश की गई? सतारा में। क्या बुलाया जाता था? प्रति सरकार बुलाया जाता था। कौन लीडर्स थे इसके? वाईबी चवन, नाना पाटिल। ये जो सतारा वाली पैरेलल गवर्नमेंट है ये विलेज लाइब्रेरीज को स्टैब्लिश करेगी, न्यायदान मंडल्स को स्टैब्लिश करेगी, गांधीयन मैरिजेस को ऑर्गेनाइज करेगी। तामलुक वेस्ट बंगाल में पैरेलल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया गया। तामलुक वेस्ट बंगाल वाली जो पैरेलल गवर्नमेंट है इसको स्टैब्लिश किया गया अंडर सतीश सामंत और इसको बुलाया जाता था जातीय सरकार। साइक्लोन रिलीफ का कामकाज करेगी, स्कूल्स को ग्रांट्स प्रोवाइड करने के लिए काम करेगी, विद्युत वाहिनीज को ऑर्गेनाइज करेगी। और तालचेर में पैरेलल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया गया अंडर लक्ष्मण नायक। और ये जो पैरेलल गवर्नमेंट्स हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम, इनकी डिटेल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पैरेलल गवर्नमेंट्स को स्टैब्लिश करके जनता एक मैसेज देने की शुरुआत कर रही है
कि देखो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं मानते हैं, हमारी अपनी खुद की सरकार है, हम अपने हिसाब से अपने कामकाज को करेंगे। पब्लिक अपना रोल प्ले कर रही है, सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी को अटैक कर रही है, कम्युनिकेशन के लाइंस को ब्लो अप कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। स्टूडेंट्स अपने आप में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रैलीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बहुत सारे यंग लीडर्स उस दौर के अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विमेंस जो हैं वो लीडरशिप रोल में दिखाई दे रही हैं। उषा मेहता जो हैं वो अंडरग्राउंड रेडियो की शुरुआत करेंगी, कहाँ से? बॉम्बे से करेंगी। और इसके अलावा बहुत सारी पैरेलल गवर्नमेंट्स को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। बलिया में सबसे पहली पैरेलल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। किसके अंडर? चित्तू पांडे के अंडर। सतारा में जो पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई वो सबसे लंबा चलने वाली पैरेलल गवर्नमेंट थी और इसको बुलाया जाता था प्रति सरकार। फिर तामलुक में जो पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई, ये एस्टेब्लिश की गई अंडर सतीश सामंत और इसको बुलाया जाता था जातीय सरकार। तालचेर में जो पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई उसको एस्टेब्लिश किया गया अंडर लक्ष्मण नायक। तो इन पैरेलल गवर्नमेंट्स की डिटेलिंग को याद रखना, ये काम आती है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप लाइक दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, पैरेलल गवर्नमेंट्स को एस्टेब्लिश किया गया। फिर इसके बाद बात आती है कि मास पार्टिसिपेशन का एक्सटेंट क्या था। वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया इस क्विट इंडिया मूवमेंट में। यंग लोगों ने, स्पेशली स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया इस क्विट इंडिया मूवमेंट में। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो यंग पॉपुलेशन है वो एक तरीके से इस क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड करेगी। विमेंस ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और विमेंस जो हैं वो लीडरशिप रोल में भी दिखाई देंगी इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, जैसे अरुणा अशरफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता। वर्कर्स बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज करेंगे और गवर्नमेंट की रिप्रेशन को भी फेस करेंगे। पीजेंट्स वर एट द हार्ट ऑफ द मूवमेंट। गांव में क्विट इंडिया मूवमेंट जितना भी स्ट्रांगली रन हुआ उसके पीछे रीजन था पीजेंट्स का बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन। पीजेंट्स के साथ साथ कुछ जमींदार्स ने भी पार्टिसिपेट किया। मतलब ये देखने को मिल रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति कल तक जो लोग लॉयल रहते थे वो लोग अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से थोड़ा दूर जा रहे हैं। और हाईलाइट क्या थी इस क्विट इंडिया मूवमेंट की कि कोई भी एंटी जमींदारी वायलेंस देखने को नहीं मिला। मतलब पीजेंट्स को गांधी जी का आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस समझ में आ रहा था और पीजेंट्स जो हैं वो जमींदार्स के अगेंस्ट में वायलेंस नहीं कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की अगर बात करें तो स्पेशली लोअर लेवल के जो पुलिस वाले लोग थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। मतलब गवर्नमेंट की लॉयल्टी में एक तरीके का इरोजन देखने को मिल रहा है। कल तक जो ऑफिशियल्स गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रहते थे अब वो गवर्नमेंट से दूर जा रहे हैं और क्विट इंडिया मूवमेंट में इंडिया की लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, विमेन, पीजेंट्स, वर्कर्स बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे इस क्विट इंडिया मूवमेंट में और इस क्विट इंडिया मूवमेंट को एक तरीके से सक्सेसफुल बनाएंगे। वहीं अगर बात करें मुस्लिम्स की तो वेरियस सेक्शंस ऑफ द मुस्लिम्स ने अच्छा खासा पार्टिसिपेशन किया और बहुत सारे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले लीडर्स को इन्होंने शेल्टर दी। हाईलाइट क्या थी क्विट इंडिया मूवमेंट की कि कोई भी कम्युनल क्लैशेस देखने को नहीं मिले इस मूवमेंट में। मतलब सारी चीज़ें पीसफुली हो रही हैं। बट कम्युनिस्ट लीडर्स जो हैं वो ज्वाइन नहीं करेंगे इस क्विट इंडिया मूवमेंट को। कम्युनिस्ट लीडर्स क्यों ज्वाइन नहीं करेंगे? बिकॉज रशिया वॉज अटैक्ड बाय द नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी ने, हिटलर ने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया था और रशिया जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री थी और उस टाइम पे शायद आइडिया ऑफ इंडिया, ये जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग है वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितना बेहतर तरीके से आज हम समझते हैं, या उतनी डीप रूटेड नहीं थी। बहुत सारे लोग जो हैं वो उस दौर में आइडियोलॉजीज़ के हिसाब से ड्रिवन होते थे और रशिया में क्योंकि कम्युनिस्ट लीडर्स का रोल था, कम्युनिस्ट कंट्री थी, तो जैसे ही रशिया के ऊपर अटैक किया गया बाय द नाजी जर्मनी, तो ये जितने भी हमारे कंट्री के कम्युनिस्ट लीडर्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट एक्सटेंड कर देंगे और बोलेंगे कि पहले इस जर्मनी को हराओ, उसके बाद देखेंगे तुम्हारा देश से निकलना है या नहीं निकलना है। तो ये जो कम्युनिस्ट लीडर्स हैं ये क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग भी इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करेगी। मुस्लिम लीग का ये कहना था
कि अगर बाय चांस ब्रिटिश गवर्नमेंट इस क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते छोड़ के चली गई तो हमें हिंदूज जो हैं वो ऑप्रेस करेंगे। हालांकि हमने पढ़ा हुआ है कि मुस्लिम लीग जो है वो बहुत पहले से पार्टीशन की डिमांड को बड़ा अग्रेसिवली पुश कर रही थी। मुस्लिम लीग का ये कहना था कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट को स्टैब्लिश किया जाना चाहिए। तो सेपरेट स्टेट पहले से ही मांग रहे हैं, तो क्यों इस क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। हिंदू महासभा ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट को बॉयकॉट किया। प्रिंसली स्टेट्स में भी जो रिस्पॉन्स था वो उतना हाई नहीं था, वो उतना बेहतर नहीं था। लेकिन हाँ, इन जनरल अगर देखें तो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसमें स्टूडेंट्स ने, यंग लोगों ने, विमेन ने, वर्कर्स ने, पीजेंट्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। एक लार्ज चंक ऑफ द सोसाइटी ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। लेकिन हाँ, कुछ सेक्शंस ऐसे भी थे जो कि इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जैसे कम्युनिस्ट लीडर्स, जैसे मुस्लिम लीग, जैसे हिंदू महासभा, जैसे प्रिंसली स्टेट्स में भी रिस्पॉन्स उतना बढ़िया था नहीं। इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। अगले वाले सेशन में हम बात करेंगे गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स के बारे में। आज के पूरे सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पैरेलल गवर्नमेंट्स। इनको आपको डिटेल में याद रखना है, एक एक चीज़ को याद रखना है, और बाकी तो सारी चीज़ें जनरल है। अगर आपको गांधी जी का स्टाइल ऑफ मूवमेंट समझ में आने लगा है, अगर अब तक आपको NCM CDM समझ में आया, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी लगभग वही सारी चीज़ें हो रही हैं जो तब हुई थी वहाँ पे। तो अगर आपको मूवमेंट का स्टाइल समझ में आ रहा है तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।